आप एक बार अपने आसपास का सराउंडिंग देखो। आप ये सब चीजें किसके थ्रू देख पा रहे हो? अपनी आईज के थ्रू। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी आईज से हम लोग इस दुनिया को कैसे देख पाते हैं। अब आईज का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारी जो आईज है ना, वो अंदर से एक बॉल की शेप जैसी होती है, स्पिरल शेप होती है, वैसे स्पेरिकल शेप की होती है। इसके आसपास में मसल्स होती है जिससे कि मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद में आईज के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, आईज की वर्किंग के ऊपर आते हैं। तो आईज का जो सबसे पहला पार्ट है जो कि एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे बाहर निकला हुआ, जिसको कि कॉर्निया कहा जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है आइरिस की, जो कि प्रोटेक्ट करती है लेंस को, साइज जो है लेंस की उसको चेंज करती है। फिर लास्ट के अंदर आता है रेटिना, जहां पर की इमेज फॉर्म होती है। अब देखते हैं कि आखिरकार आईज में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग एक कैंडल लेते हैं जिसकी लाइट की हमारी आंखों के ऊपर जाएगी। वो कैसे दिखेगा? सभी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आती है। तो उसी तरीके से जैसे लाइट है तो यहां पर सबसे पहले कॉर्निया पर जब टकरा आती है तो यहां पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है जहां पर कि रे बैंड होती है। देन फिर इसके बाद में जो आगे है वो ट्रेवल करती है लेंस के ऊपर, और जैसे ही वो लेंस के ऊपर जाती है तो लेंस के ऊपर जाने से एक पॉइंट के ऊपर जाकर के मीट करेगी, तो वहीं पर ही जाकर के क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है। लेकिन आप यहां पर देखोगे कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, लेकिन हमें तो सारी चीजें सीधी दिखती हैं। तो अब ये क्या होता है, तो हमारे जो रेटिना इसके ऊपर इमेज तो उल्टी होती है, लेकिन जो दिमाग तक जो इमेज जाती है वो अलग जाती है। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये यहां पर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे दिमाग को जाती है। अब हमारा दिमाग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो जो इमेज हमें उल्टी दिख रही है उसको सीधा कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि सब कुछ सीधा सीधा दिखता है, होता उल्टा है लेकिन हमें दिखता सब कुछ सीधा सीधा। अभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि क्लियरली नहीं दिखता, उनको चश्मा लगाने की जरूरत होती है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मैंने चश्मा लगा रखा है, मेरे साथ में प्रॉब्लम ये कि मेरे को पास की चीजें दिख जाती लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। तो बताओ कि मेरे को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है। अभी हम लोग इसी को डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि अगर नॉर्मली अगर किसी इंसान को दिखता है जिसकी आंखें नॉर्मल है, जिसको कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो उसको सिंपल सा क्या दिखेगा, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर होगी, रेटिना के ऊपर, जिससे कि उसको जो चीजें हैं वो एकदम से क्लियरली दिखेंगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है वहीं पे बन रहा है। लेकिन वहीं पे ही मान लो कि उसकी आईज जो है, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन जो लेंस है वो तो वही है। तो इससे क्या होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से थोड़ा आगे फॉर्म होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी वो कुछ भी देखने की कोशिश करते हैं उसे दिखता है, लेकिन वो क्या दिखता है, उसे ब्लर दिखता है, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ी आगे फॉर्म हुई। यहां पर क्या होता है कि जो आईज की लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए एक सिंपल सी लेंस को यूज हम लोग लेते हैं, जिसको कि आईज के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है। इसके अंदर एक लेंस होता है, वो लेंस कौन सा होगा, वो होगा यहां पर एक कॉनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ रहेगी, जो कि क्या करेगा, जो इमेज आगे आ रही थी उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से होता है, जिसकी अभी तो आंखें की लेंथ बड़ी हो गई थी, वहीं पर अगर आंख की लेंथ छोटी हो जाए तो उस केस के अंदर क्या करना होगा, उस केस के अंदर हम लोग उल्टा करेंगे, क्योंकि यहां पर इमेज फॉर्मेशन है वो आंख के पीछे होगी। अब देखो यहां पर फार साइटेडनेस का यहां पर एनिमेशन आ रहा है कि भैया जो फोकल पॉइंट है वो पीछे जा चुका है, आंख आगे आ चुकी है। तो अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसको यूज में लेने के लिए हम लोग लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि आप ये सारी टर्म्स को अच्छे से समझ गए। अब इनको डिटेल के अंदर आप समझो, जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर। तो एनिमेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारी आईज किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपको समझ में आए तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर करना, ताकि उनको भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग किसी चीज को रटो नहीं, उस चीज को समझो। ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स के अंदर भी मैंने इस तरीके से लिखा है कि आप उसे अच्छे से समझ पाओ, ना कि आपको रटना है। सिर्फ और सिर्फ समझो, फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख देना, आपको सब कुछ अच्छे से आता ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स जैसे बोलते हैं उसमें हम रिवाइज करने वाले हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। ना तो आप लोगों को ऐसा कोई यूट्यूब पर पढ़ाएगा, ना आपको कभी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ या तो कोई अच्छे नोट्स दे देगा तो वो कंसेप्ट नहीं समझाएगा, जो कंसेप्ट समझा देगा वो नोट्स नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ मिले। अब देखो, सिंपल सा ह्यूमन आई के बारे में अभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो इसके मेनली जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं 3। अब सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक सिंपल सी मेम्ब्रेन होती है। काफी ज्यादा आपने देखा था कि किस तरीके का जो हमारे आंखों के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही कॉर्निया कहते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है कि हमारी आईज के अंदर लाइट एंटर करती है, और फिर इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप इसको ब्लज भी बोल सकते हो। ये आपकी बुक में ब्लज लिखा हुआ है। तो ब्लज का मतलब ये होता है कि एक तरीके
तरीके से आगे से ऐसे उठा हुआ, तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसी को ही कॉर्निया कहते हैं। फिर इसका जो अगला एलिमेंट आता है वो आता है आइरिस। अब देखिए आइरिस क्या होता है, आइरिस एक सिंपल सी डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। अब ये प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल एक ऐसा होता है जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कि आइज जो है उनके अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कि कम जानी चाहिए, ज़्यादा जानी चाहिए। अब इसको आप ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हो कि जब आप डार्क रूम में जाते हो, तो जब आप डार्क में जाते हो तो वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्यूपिल जो होता है वो मैक्सिमम खुल जाता है। वहाँ पर रात के टाइम पर क्या होता है कि प्यूपिल मैक्सिमम खुलता है, लेकिन आप यही नून में देखोगे, मतलब कि एकदम से धूप की तरफ देखोगे, तो आपका जो प्यूपिल है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर लाइट कम जानी चाहिए आंखों में। तो वो जो काम होता है वो होता है प्यूपिल का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो आता है रेटिना। अब ये रेटिना क्या होता है, रेटिना सिंपल सी एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसके ऊपर की क्या होता है कि वो इमेज फॉर्म होती है, जो भी बाहर है उसकी इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर। और अब इमेज कैसी होती है, इमेज का नेचर याद रखना, वो है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा था कि सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है वहां पर किसके ऊपर, वो होता है कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। कॉर्निया के ऊपर फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, फिर सेकंड जो होता है वो होता है लेंस के ऊपर। तो दो बार रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो इमेज होती है वो हो जाती है इन्वर्टेड होती है और रियल इमेज फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में इमेज इसके ऊपर ही फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर, और डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग द लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो इसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिस वजह से ये इमेज को सेंस कर पाते हैं, जो लाइट इसके ऊपर फॉल होती है तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आसानी से इनके फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। और जो लास्ट होता है कि यहाँ पर कैप्चर करता है ये इमेज को एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की हेल्प से क्या होता है कि ये जो इमेज इसने कैप्चर करी थी वो ब्रेन को ट्रांसफर करता है, फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करके हमें समझ में आता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, सुपर फास्ट प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो टाइम है वो आई थिंक कि 0.0001 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, इतनी सुपर फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगली टर्म आती है वो आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन सिंपल सा होता है कि इसके अंदर एबिलिटी ऑफ आई लेंस, मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि आप कई बार पास वाले ऑब्जेक्ट भी देखने होते हैं, जैसे कि आप जब स्टडी करते हो तो स्टडी का एग्जांपल ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पास में देखना होता है, और जो फार वाला पॉइंट है जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा दूर तक एक पोल देखना है लाइट का, तो वो वहाँ पर दोनों दोनों पास और दूर वाले पॉइंट हो गए। तो आपकी जो आई लेंस होते हैं वो कंटिन्यूसली अपनी फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप एक अच्छी इमेज ले पाओ। तो वही जो पावर होती है उसी को यहाँ पर कहा जाता है कि जिस एबिलिटी से इसकी डेफिनेशन ये है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। तो ये होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब एक तरीके से क्या मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि जिससे कि आपको क्लियर व्यू दिखने लगेगा। अब जैसे कि आप इसको ये देख सकते हो कि आप एक नोटबुक लो, क्या लो, एक नोटबुक लो और उसके ऊपर कुछ भी लिखो और उसके अपने आंख के पास में बहुत ही ज़्यादा पास में ले आओ, आपको क्या दिखेगा, सब कुछ ब्लर दिखेगा। और फिर उसके बाद आप एक थोड़ी दूरी के ऊपर लेके जाओगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होगा, वहां पर आपको कंफर्टेबली दिखेगा और आप वहां से अच्छे से उसको रीड आउट कर सकते हो। तो वही होता है कि लिस्ट डिस्टेंस वो होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विदाउट एनी स्ट्रेन, जो कि अगर यंग पर्सन है तो उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो उसके लिए फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, मतलब नो लिमिट होती है, कोई भी लिमिट नहीं होती, जितनी दूर तक आप देखना चाहो उतनी दूर तक देख सकते हो। और फिर इसके बाद में एक जो टर्म आती है जो कि एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है वो आती है कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट एक सिंपल सी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि द क्रिस्टलाइन ऑफ अ ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो हमारी आंख का लेंस है, वो मिल्की और क्लाउडी हो जाते हैं। जब आप ओल्ड एज की हो जाओगे तो आपके साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसको सही किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू, इसको काफ़ी आसानी से रिमूव किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों की सर्जरी होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ। अब जैसे ये आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है जो कि होती है मायोपिया। अब ये जो मायोपिया है ये स्मॉल एज में भी हो सकती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, तो आप इसको याद रख सकते हो कि इसका नाम छोटा है तो ये क्या है कि ये स्मॉल एज स्टूडेंट्स जो हैं उनको हो सकती है, जिनके की एज 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स होती है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या होती है, ये एक नियर साइटेडनेस प्रॉब्लम होती
होती है। अब इसके नाम से क्लियर नहीं हो रहा तो इसकी डेफिनेशन समझ लो। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ में लेते हैं, या फिर ऐसा कोई रीज़न दिया जाता है जिस वजह से आइज़ वीक हो जाते हैं, लेकिन वो कोई रीज़न वैलिड नहीं होते, इसके पीछे के रीज़न कुछ और होते हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें जो फार होते हैं, मतलब दूर वाली चीज़ें उनको क्लियरली नहीं दिखता, जैसे कि उनको ब्लर दिखने लग जाता है, बोर्ड नहीं दिखता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे ब्लर ब्लर से दिखती है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मायोपिया की। अब इसके अंदर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी। अब इसमें होता क्या है कि जो उसका फार पॉइंट जो कि इंफिनिटी तक था, अगर एक नॉर्मल पर्सन होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका एक फिक्स पॉइंट आ जाता है कि 6 मीटर या फिर 7 मीटर इतना ही देख सकता है, उसके बियॉन्ड वो क्लियरली नहीं देख सकता। तो मायोपिया के अंदर ये होता है कि जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं होकर के कुछ एक डेफिनेट नंबर हो जाता है। और इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, मायोपिक आई के अंदर क्या होता है कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो कि आपने अभी अभी देखा था कि किस तरीके से जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की जगह पर वो आगे यहां पर फॉर्म होने लग जाती है। अब ये रीजन क्या होता है कि किस वजह से ये होता है, तो इसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ अ आई लेंस, कि आई लेंस जो है उसका हद से ज्यादा बड़ा कर्वेचर हो जाए तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सेकंड होता है कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कई बार क्या होता है कि कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से आई बॉल जो है वो इस तरीके से लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से भी क्या होता है कि जो इमेज पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और रेटिना पर फॉर्म नहीं होता, इसीलिए ब्लर दिखाई देता है। और फिर इसके बाद में अब ये डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करा जा सकता है। अगर किसी को डिफेक्ट है, मान लो कि आपके दोस्त वगैरह को, तो उनको यही डिफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, स्पेक्स पहनते हैं। एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इसमें काम में लिया जाता है। ऑफ अ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो इमेज है वो वापस से रेटिना के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और सब कुछ क्लियरली दिखने लग जाता है। और फिर इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया जो है ये सिंपल अगर आप समझोगे तो वो ये है कि जो एज्ड पीपल्स होते हैं उनके अंदर ये दिखाए जाता है, जैसे कि जिनकी एज 30 या फिर 40 प्लस होती है यूजुअली उनमें ये इफेक्ट देखने को ही मिलता है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो दादाजी हो गए ना वो थोड़ा दूर करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते, उनको पास की चीज़ें अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई देती, उनको फार की चीज़ें दिखाई दे जाएंगे लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उनको क्लियरली नहीं दिखते। तो ये क्या प्रॉब्लम होता है, जिस किसी भी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो जो होता है कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से देख पाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, लेकिन पास वाले जो ऑब्जेक्ट है वो उनको ब्लर दिखाई देंगे। और फिर इसके बाद में अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब ये इतना दूर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ये थोड़ा दूर करेंगे इनको क्लियरली दिखने लग जाता है और इनका जो फार पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो चुका होता है, जैसे कि 70 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, जो भी इनकी आई पावर होती है उस अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। अब इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिक आइज के अंदर क्या होता है कि द इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होती है हाइपरमेट्रोपिया में। मायोपिया में क्या होता था कि उसके फ्रंट में होती थी। तो अब इसको कैसे करेक्शन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसके रीजन क्या है, क्यों होता है ये। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है अगर वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से दिक्कत आ सकती है। और सेकंड ये है कि द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, या फिर ये भी हो सकता है कि आई बॉल जो है छोटी हो जाए और उसके बाद में उसकी इमेज पीछे फॉर्म होने लग जाए। तो ये दो रीजन है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको करेक्ट करने के लिए जो है एक तरीके से इसमें मैं लिखना भूल गया था तो आप नोट डाउन कर लेना कि इसमें जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना कि कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रेसबायोपिया।
अब देखो कई लोगों को क्या होता है कि उनको दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, कई मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है कि मतलब नियर वाले ऑब्जेक्ट्स भी नहीं दिखते और जो फार वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियरली नहीं दिखते। तो ऐसे केस के अंदर उनको क्या करना चाहिए, तो वो देखते हैं। अब प्रेस बायोपिया इज अ लूज ऑफ एकोमोडेशन इनसाइड आई। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पावर है, एबिलिटी है लेंस की कि उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, वो खत्म हो चुकी है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ अ विजन इन ओल्ड पीपल्स इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय एंड द फार ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये प्रेस बायोपिया हो गया और ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ये ओल्ड एज पीपल्स में ही होता है, ये कभी भी यंग एज में नहीं होता। हो सकता है कि कोई 100 में से एक केस होगा, लेकिन पर मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड एज पीपल्स में ही होता है, जिसके अंदर की वो आसानी से ना तो दूर का देख पाते हैं और ना ही पास का देख पाते हैं, उसी को ही प्रेस बायोपिया कहा जाता है। तो आपको अगर डेफिनेशन आती है तो आपको उसको डेफिनेशन के अंदर सिंपल सा ये इतनी सी डेफिनेशन लिखनी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद में ये जो डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया होता क्यों है, सबसे पहला रीजन है कि वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स जो होती हैं अगर वो वीक हो जाएंगी तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हो सकता है कि डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए तो वो भी एक अनदर रीजन हो सकता है। ये दो रीजन है। इसका जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ बाईफोकल लेंस। अब जैसे कि बाईफोकल इसलिए क्योंकि फार अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए तो जो लेंस होगा वो होगा कॉनकेव, और अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए जो लेंस काम में लेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर कॉन्वेक्स, इसीलिए बाईफोकल लेंस को काम में लिया जाता है। और फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब देखो क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा, इस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है वहाँ पर हर जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस वजह से हम ये सब देख पाते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है। अब देखो यार ये जो है इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, और इसकी अगर आप लोगों को एक छोटी सी मैं क्लिप दिखाता हूँ उससे समझो, फिर उसके बाद में हम इससे करते हैं। उस क्लिप में क्या दिख रहा था आपको, ये दिख रहा था कि एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से लाइट रे यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो इस तरीके से बैंड होकर के, जो कि रेड कलर का दिख रहा था आपको, ये क्या दिख रही थी, ये दिख रही थी रेड कलर की, और यहाँ से जो हमने लाइट डाली थी वो डाली थी ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर की थी और फिर ये भी यहाँ पर ग्रीन कलर की आ गई, तो ये जो लाइट थी जो कि आप लोगों ने देखा, तो ये जो बीच वाला पार्ट था, ये यहाँ पर क्या होता है कि दो रिफ्रैक्शन होते हैं। जब सबसे पहला रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर इंसिडेंट रेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और फिर यहाँ पर टकरा करके चली जाती है, जो कि फर्स्ट हुआ। तो यहाँ पर इंसिडेंस, ये जो एंगल होता है ये होता है आई, और ये यहाँ से इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो इसके थ्रू यहाँ पर एंगल हो गया आर। फिर इसके बाद में रिफ्रेक्ट करके आगे चली जाती है, तो ये जो रे हो जाती है इमर्जेंट। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में बस सिंपल से आपसे डेफिनेशन आएगी कि या तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है या फिर ये डायग्राम आ जाएगा, जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या होता है क्या नहीं होता, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसके बाद में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है कि द एंगल बिटवीन इट्स टू लैटरल सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ये वाला एंगल है इसी को ही एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। अब इसके बाद में इसमें जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखना है कि द इमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे थी वो इस तरफ इंसिडेंस होती है, जिस तरीके से आपने देखा था कि ये इमर्जेंट रे है, ये जानी इधर चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि इधर की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए बैंड हो जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, और इसका जो एंगल है उसको ही यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कहा जा सकता है। या फिर आप एक सिंपल से डेफिनेशन याद रख सकते हो कि इफ वी एक्सटेंड इंसिडेंट रे, जो कि आपको इंसिडेंट रे को ऐसे एक्सटेंड करना है, और आपको करना है कि यहाँ पर इमर्जेंट रे है उसको भी एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, ये जो आपने एक्सटेंड करा, और फिर इसके बाद में इसका जो एंगल है ये डी, इसी को ही एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फिनोमिनन होता है वो होता है डिस्पर्सन ऑफ अ व्हाइट लाइट। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले ग्रीन कलर की लेजर डाली थी, अब क्या करते हैं हम लोग,
अब हम डालते हैं व्हाइट कलर। तो जैसे आप व्हाइट कलर की लाइट इंसिडेंट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि द प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर। तो जो जैसी लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म क्या करता है कि उसको एक व्हाइट लाइट को क्या करता है कि वो 7 कलर के अंदर डिवाइड कर देता है, जो कि 7 कलर आप लोग जानते हैं, जो कि आप लोगों ने रेनबो में देखा था। तो रेनबो के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि जो 7 कलर हैं वो कौन से होते हैं, उसको याद करने के लिए एक वर्ड याद रखना, वो याद रखना है विबग्योर। क्या होता है? VIBGYOR। अब इसके अंदर V जो होता है वो होता है वॉयलेट, I होता है वो होता है इंडिगो, B होता है ब्लू, G से ग्रीन, फिर उसके बाद में Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड कलर हो गया। ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, और जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है तो ये सब होता है। देखो यार, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको ये याद रखना होगा विबग्योर होता है, जो कि आप लोगों ने इमेज देख ली, तो इमेज देखने के बाद में इसको आपको याद रखना ही होगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो पूरे पूरे 7 बैंड हैं, इनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, कलरफुल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एंड द स्प्लिटिंग, जो नेक्स्ट फिनोमिनन है वो होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। तो देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग का जो फिनोमिनन है उसको कहा जाता है डिस्पर्जन, लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स है उसकी लाइट बीम के उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वॉयलेंट द मोस्ट। तो जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड होती है और जो वॉयलेंट लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? ये जो सिग्नल्स होते हैं ये रेड कलर के क्यों होते हैं? ये रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि अगर दूर से आप देखोगे जो रेड लाइट है वो ट्रेवल करेगी तो वो बार बार रिफ्लेक्शन हो करके एक तरीके से स्कैटर हो करके वो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि रेड लाइट ऐसे होता है कि उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि वो जो है वो वहां पर बैंड नहीं होती, ज्यादा बैंड नहीं होती, सबसे कम बैंड होती है। इसीलिए ही जो रेड कलर है वो दूर से ही विजिबल हो जाता है। अब ये रीजन नहीं होता कि लाल कलर का खून होता है इसीलिए ही वहां पर डेंजर रेड में लिखा जाता है, ट्रैफिक लाइट रेड होती है, ये सब इलॉजिकल रीजन है। रीजन ये होता है कि दूर से ही विजिबल हो जाए। अब दूर से विजिबल कैसे होगा? दूर से विजिबल इसलिए होगा क्योंकि जो रेड लाइट है वो सबसे कम होती है बैंड द लीस्ट। जितनी भी लाइट्स हैं उनमें सबसे कम जो बैंड होती है वो होती है रेड लाइट, इसलिए रेड लाइट को काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 आइडेंटिकल प्रिज्म रखे जाएंगे तो क्या होगा। आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, जैसे कि ये जो प्रिज्म था हमने एक डायग्राम दिखा था कि इस प्रिज्म के अंदर यहाँ से एक लाइट एंटर करती है, फिर यहाँ पर 7 कलर मिल जाते हैं, इस तरीके से ये 7 कलर मिल जाते हैं। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया अगर 1 से 7 मिल रहे हैं तो 2 से कितने मिल जाने चाहिए? 14। सिंपल सी बात है कि 1 से 7 मिल रहे हैं, 2 से 14 मिल जाने चाहिए। अरे हाँ कि ना, जल्दी से यस और नो लिखो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपको मैं बोल रहा हूं कि 1 से अगर 7 आ रहे हैं तो 2 से 14 आने चाहिए। सही है ना? यस और नो लिखो कमेंट सेक्शन में ताकि मेरे को भी पता लगे कि आप लोग जिंदा हो, और कमेंट सेक्शन में इसका बताओ जल्दी से यस कि नो। सही बात है। तो आपको जैसे ये लगा तो यहां पर क्या हुआ कि न्यूटन को भी ये लगा था, तो आपका जो दिमाग है वो है न्यूटन के जैसा। अब न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने बोला कि एक प्रिज्म को ऐसे रख देता हूं और फिर एक प्रिज्म को ऐसे उल्टा करके रख देता हूं, और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा। तो उन्होंने जैसे इस एक्सपेरिमेंट को करा तो फर्स्ट प्रिज्म से क्या निकले? 7 कलर्स। तो जैसे 7 कलर्स निकले फिर से वो 7 कलर्स जब प्रिज्म में गए दूसरे प्रिज्म में, तो प्रिज्म ने क्या करा? उल्टा काम कर दिया। प्रिज्म ने क्या करा कि उन सभी को एक कलर के अंदर वापस से कन्वर्ट करके भेज दिया, क्योंकि वो फिनोमिनन फिर से हो गया। इसीलिए क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल प्रिज्म रखने से भी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट ही मिलती है, क्योंकि वो फिनोमिनन वापस से रिपीट हो जाता है और वो ऐसा कैसे स्पेक्ट्रम हमें व्हाइट का फिर से मिल जाता है। वही बात इसमें लिखी गई है, थ्योरेटिकली इसे पढ़ लेना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेनबो। अब देखो रेनबो जो है जब बारिश हो जाती है उसके बाद में जब सन आता है, जो एक तरीके से सनलाइट आती है, तो हमें कलरफुल जो चीज दिखती है उसको ही रेनबो कहा जाता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ी बो के जैसा होता है। बो मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने धनुष जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष की शेप में होता है ये।
तो अब ये किस तरीके से फॉर्म होता है वो देखते हैं कि अभी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। जैसे ही रेन खत्म हो जाती है उसके बाद में ये होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो ड्रॉप होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म का काम ये होता है कि उसको व्हाइट लाइट जो है उसको कन्वर्ट करना होता है 7 कलर में। तो वहीं पर ही बहुत सारे ऐसे प्रिज्म छोटे छोटे रख दो तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो होता है। और इट इज caused by the dispersion of a sunlight, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में हो रही है, इसीलिए डिस्पर्जन हो गया, by the teeny water droplets present in the atmosphere. And rainbow always formed in the opposite direction to that of sun. तो हमेशा जो रेनबो है वो सन अगर ईस्ट में है तो वो हमेशा वेस्ट के अंदर राइज ही होगा, ठीक है। फिर इसका अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है भैया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने देखा होगा रात में जो तारे हैं कभी ब्राइट होते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े हल्के हो जाते हैं, फिर हल्के, फिर धीमे, फिर हल्के, फिर धीमे। तो ये जो ट्विंकलिंग है वो क्यों होती है, इसको अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो इसलिए होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उनकी लाइट का, इसीलिए हमें दिखता है। अब होता क्या है कि जैसे कि वो लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर से आती है, करीब करीब इतनी ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर से आती है कि वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसके साथ में कंटिन्यू रिफ्रैक्शन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर उसके बाद में वो हमारी आइज में आती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो इतना जो लंबा टाइम है उसको ट्रैवल करके जब वो आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करके जब वो आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो लाइट है उसको ऐसा अपीयर होने लग जाता है हमें थोड़े टाइम बाद में कि वो ऐसे रिफ्लेक्शन बहुत ही ऐसे ऐसे आती है लाइट, ये हमारी आईज है इसके अंदर आती है, फिर एक दूसरी लाइट भी ऐसी आती है। तो क्या होता है कि ऐसे हमें लगता है कि ये जो लाइट है ये एक तरीके से ट्विंकल कर रहा है वो। अब देखो इसकी जो पूरी थ्योरेटिकल वो ये है कि द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। अर्थ पर आने से पहले वो रिफ्रैक्शन में कंटिन्यू जाती रहती है एंड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन मीडियम ऑफ अ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती ही जाती है। Since the atmosphere bend the starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from the actual position. अब कंटिन्यूअसली अगर उसके अंदर आप लोग रिफ्रैक्शन करते जाओगे तो उसकी जो लाइट है, मतलब एक तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, उसकी अपेरेंट पोजीशन कुछ और होती है जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। इसका मतलब ये है कि वो है कहीं पर और हमें दिखाई कहीं पर और देता है। अब इसके बाद में एक जो फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाई डोंट प्लांट्स ट्विंकल। तो अब जैसे कि आपको बोलना चाहिए कि भैया आपने तो कह दिया कि ऐसा होता है, तो अब आप ये बता दो कि जो प्लैनेट्स हैं, मतलब मैंने अगर प्लांट्स बोल दिया सॉरी, प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। अब देखो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एज थस दिस आर सीन एज द एक्सटेंट सोर्सेज। अब देखो होता क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होते, जैसे कि करीब करीब 30 से 40 हजार किलोमीटर दूर होते हैं, ऐसा डिस्टेंस कुछ रहता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, अगर मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लेना, ठीक है। अब इतनी डिस्टेंस तो प्लैनेट्स के कि 30 से 40 हजार किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है, लेकिन जो वो स्टार है, स्टार की डिस्टेंस पता है कितनी होती है, उनकी होती है 30 से 40,000 लाइट ईयर्स। मतलब एक तरीके से इतनी लाइट ईयर्स दूर होते हैं, ये तो किलोमीटर्स में, लेकिन ये लाइट ईयर्स में दूर है। इसका मतलब ये होता है, एक लाइट ईयर का मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए 1 साल लग जाएगी, इतनी दूर की डिस्टेंस को 1 साल लग जाती है। अब लाइट की जो स्पीड है वो बता दो आपको 3 लाख किलोमीटर होती है पर आवर, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं, 3 लाख किलोमीटर, एक बार मैं सही ढंग से लिख देता हूँ, पर सेकंड इतनी स्पीड से चलती है, उसको 1 साल लग जाता है, लेकिन प्लैनेट्स बहुत पास में। तो इसीलिए क्या होता है कि एज इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, अगर हम मान ले कि वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे कि इतने इतने पार्टिकल्स अगर हैं तो उसका एक कलेक्शन है पूरा प्लैनेट, एंड सोर्सेज ऑफ अ लाइट अ टोटल
variation in the amount of light entering Earth's eye from all of the individuals point sides or sources will be averaged out to be 0। आप ये मानो कि इतने जो पॉइंट्स है, जैसे कि एक पॉइंट से ये आइज है आपकी, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ पर आ रही है, फिर एक पॉइंट से यहाँ पर आ रही है, ऐसे बहुत 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 सारे पॉइंट्स है आपके पास में, लाइट आई जा रही, इतने सारे पॉइंट्स जो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल सोर्स आएगा वो हो जाएगा 0, इसीलिए ही जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और जो फिनोमिनन है वो ये होता है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर जब हम सन को देखते हैं उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही सन निकल चुका होता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसका एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। उस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि जो रेज हैं वो जैसे ही आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर क्या करते हैं कि उनको रिफ्रैक्शन करता रहता है। तो वो क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो इस तरीके से, अगर जैसे कि मानो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पर सन है, तो सन तो हो गया, लेकिन जब सन यहाँ पर आता है तो ये हमें दिखता है, क्योंकि यहाँ से जब ये आता है तो ये रिफ्लेक्शन होकर के इस तरीके से नीचे चला जाता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो हमें ये विजिबल होता है। ये तो हो गई प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी ये है कि सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब काम होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो ये कर देना, ठीक है, ये कर दिया है तो ये कर देना, और अगर ये भी कर दिया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग को तो सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलूंगा नहीं, पर कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।